हाय एवरीवन। चलिए हम अब 3 मार्क्स क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। और आपको पता है जैसा कि जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है वो भी कितने आने हैं, 80 आने हैं, यानी कि 24 मार्क्स हो गए टोटल 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है अभी, व्हाट इज एन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होगा, ड्राई लेबल डायग्राम फॉर इट। और उसके लिए क्या शो करना, आपको एक डायग्राम बनाना है। Deduced an expression for induced EMF and induced current in AC जनरेटर। induced EMF और induced current निकालना है उस AC जनरेटर का। तो देखो हम भाई क्या करेंगे, let us consider a rectangular coil। हम पहले क्या लेंगे, एक रेक्टेंगुलर कोयल लेंगे भाई। ये हमने एक रेक्टेंगुलर कोयल ले भाई। फिर इसको बोल दिया ABCD इज ए रेक्टेंगुलर कोयल। उसके ऊपर हमने इंसुलेटिंग कॉपर वायर की क्या कर दी, वाइंडिंग करवा दी भाई। फिर भाई हमने इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस कर दिया ताकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाए, और भी इंक्रीज हो जाए। उसको हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर कोयल। क्या बोलेंगे, आर्मेचर कोयल। फिर जो इसके जो दो ये पार्ट रह गए, उनको दो एंड्स हैं, उनको यूज हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ में, दो स्प्लिट रिंग के साथ, सॉरी स्लिप रिंग के साथ S1 एंड S2। S1 एंड S2। फिर जो S1 और S2 को हमने दो कार्बन वर्सेस के साथ में कनेक्ट कर दिया। दो कार्बन वर्सेस है, सॉफ्ट कार्बन वर्सेस B1 और B2, जो कि उसके क्या है अभी स्लाइटली टच में है। किसमें है, स्लाइटली टच में। ये स्लाइटली टच में कार्बन वर्सेस ले ली। फिर इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ में, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ में, यानी कि कोई फैन वगैरह जो हमें चलाना है अभी उसके साथ में कनेक्ट कर दिया। ये K ले ली और ये R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लिया। फिर इस कोयल को हमने प्लेस किया किसके अंदर भी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और वो भी कैसा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। कैसा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने भाई दो, एक हम इसके अंदर हॉर्सशू शेप में मैग्नेट का यूज करेंगे। हॉर्सशू शेप मैग्नेट का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या मिलेगा हमें, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा। ये साउथ पोल और ये क्या भाई, नॉर्थ पोल। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि एसी जनरेटर की डेफिनेशन क्या है अभी, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, ये क्या करेगा भाई, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दे। फिर इसका हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या होगा भाई, इसका प्रिंसिपल होगा भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो लिखा। फिर बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इट इज द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा, जब भी हम जो एसी जनरेटर है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड है, राइट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड है। और जो जबकि मोटर है वो किसके ऊपर है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो राइट हैंड रूल है वो लगाएंगे हम। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, थंब्स किस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट को देती है। तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं उसको, और फोर्स या मोशन भी देंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि हम अगर भाई पेट्रोल को बर्न कर रहे हैं, वो उसको कोयल को रोटेट कर रहा है, वो हम दे रहे हैं। और हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। सपोज करो कि ये कोयल है, ये ऐसे रोटेट हो रही थी, यानी कि जो ए बी पोर्शन है इसका ऊपर की तरफ आ रहा था, या सी डी पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा था। तो हम इसकी ओरिएंटेशन बोल रहे हैं। अब फिर दूसरी बात, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह इतना ज्यादा लंबा नहीं लिखना अभी, क्योंकि 3 मार्क्स की क्वेश्चन है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट इसकी वर्किंग बता रहे हैं। इसकी वर्किंग क्या होगी भाई, सपोज करो कि जो ए बी पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था एक डायरेक्शन में, तो इसकी रोटेशन होगी। सपोज करो कि इसकी रोटेशन ऐसे हो रही है कि सीडी पोर्शन है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, सीडी पोर्शन ऊपर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब सीडी पोर्शन ऊपर की तरफ आया, यानी कि हमने राइट हैंड रूल लगाया, इसके ऊपर सीडी पोर्शन ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। तो करंट कैसे जाएगा भाई, इस पोर्शन के अंदर करंट इंड्यूस होगा, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड में होगी, ये डाउनवर्ड में होगी। अब जो ये स्प्लिट रिंग जो स्लिप रिंग S1 और S2 है, वो दो उनका क्या काम होगा, क्योंकि भाई ये एसी जनरेटर है, एसी बनाएगा यानी कि एक ऐसी वेव बनाएगा। जब तो स्टार्टिंग में भी ये जब पोर्शन ऊपर की तरफ आ रहा था, ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ गया।
अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसका भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पहले परपेंडिकुलर थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, अपने एक इस स्टेट में आ जाएगा जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भाई बराबर हो जाएंगी, बराबर मतलब जीरो के बराबर हो जाएंगी, तो इसका फ्लक्स है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे भाई, फ्लक्स है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है। फ्लक्स किसके बराबर होता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए के बराबर। अब हमने n नंबर ऑफ कॉइल्स ले ली, इसको n से मल्टीप्लाई कर दें, n से मल्टीप्लाई करेंगे और n की डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, बी ए कोस थीटा, थीटा की जगह हम क्या पुट कर दें, ओमेगा टी। अब ओमेगा टी पुट किया, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कोस ओमेगा टी, होगा भाई। फिर हमें पता है अभी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, पुट कर दिया अभी हमने इसका माइनस का डी फाई की वैल्यू पुट कर दी, एन बी ए कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। ई इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, अब एन बी ए तो बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन किसका होगा, कोस का, माइनस का एन बी ए कोस ओमेगा टी डी टी। कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, क्या हो जाएगा माइनस का एन बी ए माइनस का साइन ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा टी का क्या होगा ओमेगा, डिफरेंशिएशन हुआ, इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई, वो कितनी आ गई भी, E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई। फिर हमें निकालना है क्या भी, इसका करंट भी निकालना है, इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू किसके बराबर, E बाई R के बराबर, ओम चला लगाया भी, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू E बाई R, ये कितना भाई एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई R के बराबर, ये इसका इंड्यूस्ड करंट आ गया। ये इसका क्या था एक्सप्रेशन। जो इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन है वो हम कम से कम लिखेंगे क्योंकि ये 3 मार्क्स क्वेश्चन ही है, और उसने ऊपर से इसको हाईलाइट करके पूछ रखा है कि ईएमएफ और उसका क्या निकालना है अभी, इंड्यूस्ड करंट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट गोज लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूज इट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। तो देखिए भाई हम इसमें स्टार्ट करेंगे, पहले हम बात करेंगे कि गोज थ्योरम है, वो गोज थ्योरम है क्या भाई, या गोज लॉ है वो है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो देखो सबसे पहले हमें ओनली स्टेट करना है, उसका प्रूव नहीं करना। तो है क्या भाई, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन किसके बराबर, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो है क्या भाई, देखो पहले इसकी स्टेट की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इट इज द साइक्लिक या फिर क्लोज, it is the cyclic or close integration of electric field over an closed surface in vacuum, that is electric flux is equal to the 1 upon epsilon naught times of charge present inside in the closed surface। ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और ये फॉर्मूला लिख करके छोड़ देंगे, ये क्या होगा इसकी स्टेट होगी। अब आगे इसकी एक एप्लीकेशन पूछ रखी है कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसको हम निकाल करके दिखाएंगे कि भाई एक हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ली, उसके ऊपर हमने सपोज करो कि पॉजिटिवली चार्ज था और यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज था उसके ऊपर। यूनिफॉर्म मतलब कि इतने पोर्शन में इतना चार्ज आ रहा है तो अगले इतने पोर्शन में भी उतना ही चार्ज आए। सपोज करो कि एक पॉइंट उठाया भी हमने, इस पी पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो क्या होगी भाई वो इस साइड सपोज करो कि कितनी होगी, E1 होगी। फिर दूसरा भाई इस पॉइंट के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, बोल दिया E2 होगी। अब ये अलग अलग पॉइंट के लिए अभी हमें तो क्या चाहिए भाई, पूरी चार्ज के कारण चाहिए, और इसका भी तो देखो नेट होगा पूरी रिंग के कारण चाहिए इसके लिए। तो हमने इसको एक किसमें पास थ्रू करवा दिया भाई, हमने बोल दिया कि एक यूनिफॉर्म चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, वो एक्सिस ऑफ द सिलेंडर यानी कि सिलेंडर की जो एक्सिस है उससे पास थ्रू होकर के जा रही है, और उस सिलेंडर को कंसीडर किया है भाई, हमने बोल दिया कि इसकी रेडियस होगी कितनी r और इसकी लेंथ होगी कितनी l, और इसके ऊपर नेट चार्ज है कितना है, चार्ज के ऊपर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है यानी कि क्यू चार्ज है टोटल।
यूज किसका करना है, गोस थ्योरम का करना है। अब इसके इस सरफेस के कारण भी बनेगी भाई, ये फर्स्ट सरफेस, ये कौन सा, सेकंड सरफेस। अब इस फर्स्ट सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी और जो सेकंड के कारण बनेगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि ये फ्लक्स और ये फ्लक्स कैंसिल आउट हो रहा है। तो नेट फ्लक्स किसके वजह से आएगा, इस ऊपर वाले सरफेस जो 3 नंबर सरफेस है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ जा रही होंगी, उसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है भी, कोई भी एरिया और उसका वेक्टर यानी कि उसकी डायरेक्शन लगाएं, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इसके परपेंडिकुलर जो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो भी एन कैप है, इसी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो एरिया है उसके बीच में एंगल कितना बना है 0 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। इसमें पुट करेंगे, इसका यूज करना भी, पहले हम इस पोर्शन को यूज करेंगे फिर इसको और इसको देखेंगे। तो फ्लक्स इज इक्वल टू किसके बराबर भाई, ई डॉट ds के बराबर, डॉट प्रोडक्ट हटा देंगे, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे हम भी, कोस थीटा, ई ds कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। फाई इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया भाई, ई ds कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी 1, कोस 0 की वैल्यू 1 होगी तो फाई इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ई बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा ds, यानी कि इसके डिस्प्लेसमेंट का, अब यानी कि इसका एरिया का। अब इसका एरिया का हम क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा सिलेंडर का कितना 2 पाई आर, एच होता है, हमने कितने ले रखा है एल, 2 पाई आर एल आ गया। फिर हमने यूज किया भाई इसको, इस सेकंड वाले पोर्शन को, फाई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा भाई, क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी होगा। दोनों फाई है उनकी वैल्यू क्या कर दें बराबर पुट कर दें, क्या आ गया भाई ई इंटू के अंदर 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या क्या भाई, हमें तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, ई इज इक्वल टू किसके बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई क्यू डिवाइडेड बाई आर एल। अब एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा पुट कर दो भाई इसको, क्या आ जाएगा भाई 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। अगर बुक में यहाँ पर भी इसके रेडियस ए ले रखे हो तो आर की जगह क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, ये आ जाएगी भी इसकी वैल्यू। अगर देखो सपोज करो कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही होगी ग्रेटर देन 0, अब ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो रेडियली क्या होगी आउटवर्ड। अगर लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी भाई लेस देन 0 तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी रेडियली इनवर्ड। ये था इसके बारे में, इसकी एप्लीकेशन के बारे में। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना है, हमें लेट अस कंसीडर वगैरह भी कुछ लिखना होगा, वो लिखना ऐसे होगा कि लेट अस कंसीडर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कैरिंग ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, फिर लिखना है सपोज एल बी द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ए बी द एरिया, आर बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। इसके बारे में ऐसा 2-4 लाइनें लिखेंगे, फिर हम गॉस थ्योरम का यूज करते हुए इसको क्या कर देंगे स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखो तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियोमीटर है उसका प्रिंसिपल लिखना है और उसका ड्रा द लेबल डायग्राम टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल, और डायग्राम बनाना है और ईएमएफ ऑफ द टू सेल। ये पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन है। पोटेंशियोमीटर की 3 एप्लीकेशन है, वो तीनों भी हरियाणा बोर्ड के आपके पास सिलेबस में है, तो उन तीनों को अच्छे से कर लेना। ये पोटेंशियोमीटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका पहले तो हमें प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है। तो इसका प्रिंसिपल क्या आता है अभी कि फॉल इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन whose uniform cross section area and constant current flowing through it। ये पोटेंशियोमीटर का क्या होगा प्रिंसिपल होगा। अब फिर उसका डायग्राम और ड्रॉ करना है किसका कंपैरिजन द ईएमएफ ऑफ द टू सेल। हमने क्या लिया अभी ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, और इनके बीच में एक 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर की, और वो भी कैसी भाई अलॉय की वायर यूज कर रखी है अभी हमने। फिर यहाँ पर हमने क्या लगा दिया अभी एक स्केल लगा दिया, वो स्केल भी कितना है अभी 1 मीटर का स्केल है, 1 मीटर का क्या है अभी स्केल। फिर जो इसके जो एक एंड पॉइंट्स हैं उनको हम क्या कर देंगे भाई कनेक्ट कर देंगे किसके साथ में
हमने इसको लिया भी इस साइड और कनेक्ट कर दिया किसके साथ में, एक बैटरी के साथ में, एक्सटर्नल बैटरी के साथ में। अब उसको एक्सटर्नल बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया, साथ में हमने क्या लगा दिया भाई यहाँ पर, एक रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये लगा दिया। एक क्या लगा दिया हमने, की लगा दी और इसको कनेक्ट कर दिया बी एंड के साथ में। फिर यहाँ से इस ए पॉइंट को उठाया, यहाँ से हमने उठाया और एक सेल लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव। फिर इसी ए पॉइंट से हमने दूसरा कोई पैरेलल में सेल लगा दिया, इसकी ईएमएफ है E1 और इसकी ईएमएफ है E2, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके टर्मिनल को बोल दिया फर्स्ट वाला टर्मिनल, इसके टर्मिनल को बोल दिया सेकंड टर्मिनल। फिर यहां से कोई एक थर्ड टर्मिनल लिया जिसके साथ में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया और क्या लगा दिया, एक भाई जॉयस्टिक लगा दी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉकी भी बोलते हैं। करना क्या है, अब कैसे कंपैरिजन इसका ईएमएफ का करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, की को ऑन करेंगे, फिर बाद में कनेक्ट करेंगे किसको, पहले और तीसरे जॉइंट को हमने कनेक्ट किया और जॉयस्टिक को स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया इस वायर के ऊपर से। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर क्या शो कर देगा गैल्वेनोमीटर, नल डिफ्लेक्शन, उसकी हम लेंथ मेजर कर लेंगे। लेंथ मेजर कर लेंगे तो E1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, L1 के। फिर जो सेकंड बात स्टार्ट करेंगे हम भाई, सेकंड और थर्ड टर्मिनल को ज्वाइंट करेंगे और फिर जॉयस्टिक को इस वायर के ऊपर से स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर फिर से नल डिफ्लेक्शन शो करेगा कोई अनदर लेंथ के ऊपर, उसको बोल देंगे भाई E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट यूज करेंगे, के L1 आ गया, E2 इज इक्वल टू क्या आ गया, के L2 आ गया। इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। E1 बाई E2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, के L1 बाई L2। के से के कैंसिल आउट, E1 बाई E2 है वो किसके बराबर आ गया, L1 बाई L2। हमने क्या कर दिया, ये दो सेल की ईएमएफ का कंपैरिजन कर दिया, दो सेल की ईएमएफ का क्या कर दिया, कंपैरिजन। यहां पर छोड़ाएंगे, 3 मार्क्स का था, देख लो एक बार। हमने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लिखना है और इसका ये डायग्राम बना करके इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वे, नेक्स्ट है an AC voltage E is equal to sin omega t is supplied across the inductor L. Obtain an expression for the current show the phasor relationship between the current and voltage in the phasor diagram. ये देखो 3 नंबर में भाई, पहले तो हमने इंडक्टर ओनली को लेकर के क्या निकलना है, उसका फेजर डायग्राम बनाना है और फिर बताना है भाई उसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल। तो पहले वाले पार्ट को कर लेते हैं। पहले वाले पार्ट को करेंगे तो उसमें क्या रखा है कि कोई एक इंडक्टर लिया भाई, इंडक्टर यानी कि एक कोई ले ली भाई L, और फिर इसको क्या कर दिया भाई, किसी भी एसी सोर्स के साथ में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट कर दिया भाई, जो फिर इसने ईएमएफ है वो जो कितनी दी हुई, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी दी। अब हमें क्या करना है अभी, इसको करंट में निकालना है। अब करंट में कैसे निकालेंगे भाई, हमने इंडक्टर है तो इंडक्टर का और ईएमएफ का एक ऐसा फॉर्मूला देखो, क्या होता है भाई, E इज इक्वल टू माइनस का L डी बाई डी टी, ऐसा होता है। E इज इक्वल टू माइनस L डी बाई डी टी। फिर भाई हमें तो करंट चाहिए, अब करंट चाहिए तो मैं इस dt को इस साइड ले जाऊं, इस dt को इस साइड ले गया तो क्या हो गया भाई, E इंटू के अंदर dt इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई। बोल दे भाई क्या, हम फिर इस ईएमएफ की वैल्यू पुट कर दे इस साइड और डी बोल दे इसको, डी इज इक्वल टू एल को भी नीचे ले आए, E डिवाइडेड बाई एल इंटू के अंदर dt, E की वैल्यू पुट कर दे जो गिवन है भाई, डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ईएमएफ कितना, E0 साइन ओमेगा टी, E0 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई L और इनटू के अंदर dt। अब हमें तो चाहिए भाई नेट करंट, तो इसका क्या करेंगे भाई हम, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन तो कर देंगे लेकिन ये माइनस का निशान कहां पर गया, ये माइनस का शो करता था कि भाई ये किसके कारण इंड्यूस्ड हुई है, वो ईएमएफ उसका अपोज करती थी, उसके लिए था, इसलिए हमने आगे माइनस का निशान नहीं लगाया। फिर अब हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया भाई, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, डी आई इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू के अंदर dt। फिर इस साइड भी इंटीग्रेशन कर दिया, क्या होगा भाई, इसका तो नेट करंट आ गया I इज इक्वल टू
आई इज इक्वल टू ई नोट बाई एल है, वो क्या आ गया, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन का। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, माइनस का कोस ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा टी का होगा वो नीचे आ जाएगा ओमेगा। अब ये इंटीग्रेशन हुआ तो आई इज इक्वल टू, हमने बोल दिया ओमेगा को बाहर ले आए, ई नोट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल इनटू के अंदर माइनस का कोस ओमेगा टी, ऐसा हो गया। अब ये 1 अपॉन ओमेगा है, ये 1 अपॉन ओमेगा नहीं, ओमेगा एल है, ये किसके बराबर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि इसका क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया ये ओमेगा एल की वैल्यू। अब भाई हम ओम्स लगाते हैं तो V इक्वल टू आई आर है, R इक्वल टू किसके बराबर होगा भाई, I इक्वल टू किसके बराबर होगा, V बाई R के बराबर। हमने ये तो क्या ली, EMF, और ये क्या लिया भाई, रेजिस्टेंस। इसको क्या बोल दिया, पीक करंट बोल दिया, I नोट। I इक्वल टू आई नोट और माइनस का कोस ओमेगा टी। अब हम इसको साइन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू के ऊपर चेंज होगा और माइनस का अंदर चला गया, इसलिए हमने माइनस का शो कर दिया। अब हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम क्या बनाएंगे भाई, सपोज करो कि इसकी जो ई है, ईएमएफ ऐसे जा रही थी, इसका और इसका कंपैरिजन किया, इसका और इसका कंपैरिजन किया, तो इसमें क्या कर रहा है भाई, करंट लैग कर रहा है कितने के साथ में, पाई बाई टू के एंगल के साथ में। तो हम करंट को ऐसा बोल देंगे कि लैग कर रहा है और कितने एंगल के साथ में, पाई बाई टू के साथ में। या तो एक सिंपल सा ऐसा बना दो, या फिर आप अगर ऐसा बनाना चाहो तो ऐसा भी बना देना भाई, कि ये क्या थी भाई, उसकी ईएमएफ गई हुई थी ई ओमेगा टी एंगल के साथ में, और जो करंट है वो लैग कर रहा है। इस डायरेक्शन में एंगल को कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में एंगल को कैसा, नेगेटिव, यानी कि यहां से कितना, पाई बाई टू एंगल ले लिया, यानी कि 90। ये क्या है भाई, करंट। ये फेजर डायग्राम बना दे। हम इसकी वेव को लेकर के कैसे बनाएंगे भाई, ये तो क्या है भाई, ईएमएफ की वेव कौन सी, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और फिर करंट की वेव बनाए माइनस पाई बाई टू यहां से स्टार्ट करेंगे, और ये क्या कर दिया भाई हमने, इसकी वेव बना दी। ये किसकी भाई, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी की वेव बन गई, ये नीचे वाली। ठीक है, ये था उसका फेज रिलेशनशिप। फिर इसी में 2 नंबर में, इस 3 नंबर में ये भी पूछ रखा है, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये हमने ये देखा है, ये क्या है अभी, इंडक्टिव रिएक्टेंस। फिर इसके ऊपर पूछा, ए 100 हर्ट्ज एसी इज फ्लोइंग थ्रू ए 14 मिली हेनरी कोयल, फाइंड द इंडक्टेंस। यानी कि किस किस की वैल्यू दे दी भाई, इसने वैल्यू दी भाई न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी कितनी, 100 हर्ट्ज, और साथ में क्या दिया भाई इसने, इंडक्टेंस की वैल्यू दी 14 मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट कर लो, 14 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। हमें चाहिए किसकी भाई, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ही है, इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल के बराबर होता है, और ओमेगा किसके बराबर होता है भाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू के बराबर। ये आया कहां से, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, 1 बाई टी कितना, फ्रीक्वेंसी आ गए। तो देखो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू और एल, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाई न्यू फ्रीक्वेंसी, 100 मल्टीप्लाई बाई कितना भाई, ये एल इंडक्टेंस 14 इंटू 10 की पावर -3, तो कितना आ गया भाई ये 14 28 पाई इंटू के अंदर 10 की पावर -1, और ये किस में आया होगा, ओम में आया होगा। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, और इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट। आगे देख लो एक बार, 28 इंटू के अंदर 22/7 मल्टीप्लाई बाई 1/10, 7 से कैंसिल आउट कर दिया, 4 2 5 44 डिवाइडेड बाई 5 ओम क्या आ जाएगा, इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगी। हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट है भाई, कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि किसके ऊपर, जो हमारी 5 यूनिट है उसके ऊपर, उसमें क्या दे रखा है भाई, कि कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो प्रोपोगेट कर रही है किसके अंदर, एक्स डायरेक्शन के अंदर, और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, 3 इंटू 10 की पावर 10 हर्ट्ज, एंड हैज द एम्पलीट्यूड, और उसका एम्पलीट्यूड दे रखा है 10 की पावर -7 टेस्ला इन वाई डायरेक्शन। तो निकालना है भाई उसका, क्या निकालना है उसका,
वेवलेंथ निकालनी है उसकी और साथ में उसका एक्सप्रेशन शो करना है। तो कोई भी ऐसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो तो उसको हम ऐसे शो करते हैं एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस में के एक्स। ये के क्या अभी वेव नंबर, जो मैंने पहले एक वीडियो थी उसमें भी इसके बारे में बताया है। तो अब देखो भाई, जब भी कोई भी, जैसे इसने बोला कि उसकी फ्रीक्वेंसी है वो प्रोपोगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में और उसका एम्पलीट्यूड है वाई डायरेक्शन में, ऐसे एक्स में तो वो प्रोपोगेट कर रही है और एम्पलीट्यूड उसका वाई डायरेक्शन में है, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये किस में आएगा, जेड डायरेक्शन में आएगा। किस में आएगा, जेड डायरेक्शन में। तो उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है भाई, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 × 10⁻10 हर्ट्ज, इतना दे रखा भाई। और इसका एम्पलीट्यूड दे रखा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी नॉट की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁷ टेस्ला। फाइंड द वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक फॉर्मूला जो हम इसमें फॉर्मूले यूज करेंगे वो ये करेंगे, C इज इक्वल टू ई नोट डिवाइडेड बाई बी नोट। और फिर भाई हमें इस बात का पता है कि भाई C इज इक्वल टू किसके बराबर, लैम्बडा न्यू के बराबर। तो यहां से लैम्बडा की वैल्यू निकाल दो, लैम्बडा इज इक्वल टू किसके बराबर, C बाई न्यू के बराबर निकालनी है। C स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है इसका 3 × 10⁻10। क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट, ऊपर गया भी कितना हो गया माइनस का, लैम्बडा इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। और साथ में इसने क्या बताया भाई, ये तो हमने उसकी वेवलेंथ निकाल ली पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है भाई राइट द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द कोरस्पॉन्डिंग ऑसिलेटिंग ई। अब भाई इसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, ई जेड में होगा। ई नोट की वैल्यू निकालनी है, ई नोट की वैल्यू यहां से निकालूंगा। ई नोट इज इक्वल टू किसके बराबर, सी बी नोट के बराबर। सी क्या भी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाई बी नोट 10⁻⁷। तो कितना आ गया अभी ई नोट की वैल्यू, ई नोट की वैल्यू आ गई 30। ई नोट हो गया अभी 30 इनटू के अंदर साइन और साथ में क्या भी ओमेगा। अब हमें पता है भी ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर 2π/t के बराबर, और 1/t है वो किसके बराबर भी 2π न्यू के बराबर। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया 2π मल्टीप्लाई बाई न्यू 3 × 10⁻10। ओमेगा वैल्यू आ गई, ओमेगा वैल्यू आ गई भी 2π इनटू के अंदर 3 × 10⁻10 टी प्लस में के क्या था वेव नंबर, के इज इक्वल टू क्या होता है भाई 2π डिवाइडेड बाई लैम्बडा। तो 2π कितना भाई 2π डिवाइडेड बाई लैम्बडा 10 की पावर कितना -2, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2, यानी कि के की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 2π इनटू के अंदर 10 की पावर +2। पुट कर दो भाई 2π इनटू के अंदर 10 की पावर +2 और x। फिर हम 2π यहां से कॉमन आउट भी ले लें, ez इज इक्वल टू 30 इनटू के अंदर साइन 2π इनटू में 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10t प्लस 10 की पावर 2 यानी कि 100x। ये आ जाएगा इसका एक्सप्रेशन। ये था 3 नंबर में। नेक्स्ट है भाई प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद एनोड पोटेंशियल। अब 2 केस दे रखे हैं भाई, हमें पता है कि भाई ये तो क्या है भाई इस साइड करंट और इस साइड क्या है भाई ये एनोड पोटेंशियल बोल रखा है, एनोड पोटेंशियल यानी कि वोल्ट के अंदर, ठीक है। ये क्या अभी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसने बोला पहले हमें क्या करना है अभी 2 लाइट बीम ऑफ सेम वेवलेंथ बट डिफरेंट इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी क्या हो गई अलग अलग, तो क्या होगा भाई इंटेंसिटी अलग अलग हो गई थी। हमने एक लाइट ली जिसकी इंटेंसिटी कितनी थी I1 थी, कितनी थी I1, उसका एक क्या बना दिया भाई हमने ग्राफ बना दिया और उसका ग्राफ ये बना दिया इंटेंसिटी I1 के लिए। दूसरी भी एक वेवलेंथ है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है अभी I2, उसके लिए ये ग्राफ बना दिया। दोनों की वेवलेंथ क्या है सेम, I2 इज ग्रेटर देन I1। हम बोल देंगे भाई अगर इंटेंसिटी कम है तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या आएगा कम, इंटेंसिटी ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या आएगा ज्यादा। और उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होता है उनका क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा सेम। नेक्स्ट है भाई इसी का सेकंड पार्ट है 2 वेव बीम ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम इंटेंसिटी। अब की बार फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है भाई अलग अलग। अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी का कैसे ग्राफ बनाएंगे, इस साइड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसी साइड वही एनोड पोटेंशियल।
अभी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का क्या आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होगा, तो इसका ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये फ्रीक्वेंसी भी न्यू2 और ये न्यू1, न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, ये ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, इनके बारे में थोड़ा कुछ लिख देंगे। नेक्स्ट दो क्वेश्चन हो रहे हैं, स्टेट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके के क्या करने हैं, लॉ स्टेट करने हैं। तो पहला तो लॉ क्या होगा भी कि रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लगातार कंटिन्यू में चलता रहेगा, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है भी कि अल्फा बीटा और ये गामा रेडिएशंस निकलते हैं, ये साइमल्टेनियसली नहीं निकलेंगे, मतलब कि एक करके निकलेंगे, यानी साइमल्टेनियस का मतलब एक बार अल्फा, एक बार बीटा और एक बार गामा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कंटिन्यूअसली क्या हो गया, अल्फा और बीटा साथ निकल गए, या फिर दो अल्फा निकल गया दो बीटा निकल गए। थर्ड लॉ भी, जब भी क्या होगा भी अल्फा का एमिशन होगा तो उसमें क्या होगा कि 2 4 उसका जो एटॉमिक नंबर है वो रिड्यूस होगा कितना, दो, उसका एटॉमिक मास कितना रिड्यूस होगा, जो नया बनेगा उसका 4। अगर भाई बीटा का एमिशन हो तो बीटा का में क्या होगा, जो नया न्यूक्लियाई बनेगा उसका एटॉमिक नंबर है वो एक इंक्रीज हो जाएगा, और जो उसका एटॉमिक मास है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। थर्ड जो फिफ्थ लॉ है वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है, वो क्या है भी, डी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। यानी कि कितने, जो सपोज करो कि भाई हमने क्या लिया भाई, एक ऐसा बड़ा सा बॉक्स लिया, अब भाई 1 सेकंड के अंदर है ना 10 जो पार्टिकल है वो एमिट करके जा रहे हैं, फिर जैसे जैसे डिसइंटीग्रेशन होता गया ये हाफ हो गया, अब जो 1 सेकंड के अंदर 2 पार्टिकल क्या करते जा रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं, तो ये क्या भी उसका डिसइंटीग्रेशन यानी कि उसकी रेट स्लो होगी। क्यों होगी, क्योंकि पहले नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा थे, अब क्या अभी कम। फिर डिफाइन द टर्म डीके कांस्टेंट। अब ये डीके कांस्टेंट है, यहां पर हम क्या यूज करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इट इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, कि कोई भी सब्सटेंस है वो कितना डिसइंटीग्रेट होगा, उसकी रेट है वो क्या कहलाएगी, डीके कांस्टेंट। नेक्स्ट इसी में फिर हाउ इट इज रिलेटेड टू हाफ लाइफ, हाफ लाइफ टाइम पीरियड से कैसे रिलेट है, तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड T1/2 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये लैम्डा ही क्या अभी, डीके कांस्टेंट। नेक्स्ट अभी आज का लास्ट क्वेश्चन वो है भाई, show by ray diagram how a total reflecting prism can be used to deviate a ray to light through 90 degree and 180 degree। तो ये क्या अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, उसकी एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन प्रिज्म है भाई, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है, ऑप्टिकल फाइबर है और मिराज है। तो हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ में, इसने पूछा अभी कि डायग्राम ड्रॉ करना है कि प्रिज्म के केस में, प्रिज्म के केस में कि लाइट है वो क्या हो, कितनी डेविएट हो, 90 डिग्री डेविएट हो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इस प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल है, प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। अब हम इससे ज्यादा ले लें इंसिडेंट एंगल को, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने जो इंसिडेंट एंगल ले लिया 45 डिग्री, तो क्या हुआ भी, इसके लिए हमने एक रे आई, इसका क्या ड्रॉ करें, नॉर्मल, नॉर्मल किसके, इसके सेंटर से पास थ्रू होकर के जाएगा, ये नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये 45 डिग्री एंगल के साथ में। तो क्या होगा अब भाई, उतना एंगल बनाते हुए एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी, 90 डिग्री बेंड होगी। पहला उसने पूछा था कि 90 डिग्री बेंड होगी, उसका डायग्राम बनाना, हमने डायग्राम बना दिया, और रे ऑफ लाइट लेकर के चलेंगे वो भी ऐसा ही होगा अभी, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाए उसका, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, हमने कितना ले लिया 45 डिग्री। फिर बोल रहा है कि 180 डिग्री कब डेविएट होंगी, उसके लिए डायग्राम शो करो, उसके लिए भी हम शो कर देंगे। कोई भी रे ऑफ लाइट आई, नॉर्मल ड्रॉ किया उसका, 45 डिग्री एंगल हो गया, ये क्या होगी भाई, ऐसे बेंड होगी। अब फिर से क्या होगा भाई, ये डेंसर टू रेयर की तरफ जा रही है, तो क्या हुआ, रे ऑफ लाइट नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, उसका एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ये फिर से वापस इसी में आ गई। ये तो 180 डिग्री डेविएट होगी, ये कितनी होगी 90,
डिग्री डेविएट होगी। इनका डायग्राम शो करना था पहले पार्ट में। और सेकंड पार्ट है इसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल, कोई भी एक मटेरियल है, बोल दिया एम मटेरियल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए लाइट इन दिस मटेरियल, इस मटेरियल के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, वो मैंने बोल दिया वीएम। अभी कोई किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखा तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज एयर या वैक्यूम, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है अभी, तो फॉर्मूला क्या होता है अभी, ए इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, या फिर अगर भाई इंसिडेंट एंगल ना दे रखा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो, तो m डिवाइडेड बाई मटेरियल का ऊपर, जिसका निकालना है उसका ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका नीचे। दूसरा भी वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, तो क्या आ जाएगी va डिवाइडेड बाई vm। इस फॉर्मूले को याद रखें, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे दिया कितना 1.33, स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर हमें पता है 3 × 10 की पावर कितनी 8 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट उस मटेरियल के अंदर हमें निकालनी है। तो Vm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 3 × के अंदर 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.33। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी आ जाएगी भाई, शायद अप्रोक्सीमेटली 2.5 × 10 की पावर 8 के आसपास में मीटर पर सेकंड, इतनी क्या आ जाएगी इसकी स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसका है भाई, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, इसका है वाटर का। तो ये थे भाई 3 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही जल्द अब हम 5 मार्क्स क्वेश्चन के वो भी एक बार ऐसे ही थ्रोली करेंगे। भाई हम ये थ्रोली कर रहे हैं भाई, इतना डीपली नहीं जा रहे, ठीक है। अभी जो टाइम है लगभग अप्रोक्सीमेटली ये मान करके चलो कि 1 मंथ रह गया, तो आप अभी से और भी थोड़ी और मेहनत करने लग जाओ, तो आपकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही अच्छी आ जाएगी। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भाई आप मेरे से कंसल्ट कर लेना, या फिर कमेंट डाल देना भाई कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, या फिर किसी के ऊपर भी चाहिए। टिल देन स्टे कंटिन्यू एंड स्टे सेफ। थैंक यू।